हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? तो हम लोगों ने एटॉमिक मास तक पढ़ लिया था। अब आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसको समझते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फॉर्मूला मास को डिस्कस करेंगे। तो तीन टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ए मास इसको कहते हैं। तो अब ए मास क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है किसका निकालते हैं, सबसे पहले समझेंगे कि कैसे निकालेंगे। देखो, जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, सबसे पहले हम लोग आइसोटोप्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? आइसोटोप्स का। जब भी एवरेज एटॉमिक मास का बात चले तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा इमेज बनना चाहिए, इस तरीके से फीड आना चाहिए कि हाँ, एवरेज एटॉमिक मास यानी ए मास के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यानी इसमें क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो आइसोटोप्स के लिए लागू होता है। अब आइसोटोप्स क्या होता है, जरा इसको समझो। जो ए मास होता है, ए मास, ये ए मास जो होता है ये आइसोटोप्स के लिए अप्लीकेबल होता है। इसको याद रखना है, इस लाइन को कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं भूलेंगे। तो किसके लिए काम करेगा? आइसोटोप्स के लिए। इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा AMU। अब AMU को हम लोग स्मॉल यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन जो स्मॉल यू होता है इसको यूनिफाइड मास कहते हैं। तो इसको समझना तुम लोग जरा। अब देखो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब है कि एक ही एलिमेंट होता है। अब एक ही एलिमेंट में जैसे क्या होता है कि कुछ का एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास डिफरेंट होगा। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उसे आइसोटोप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। फॉर अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटोप्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहां पे नाम आ गया है, जरूरत है तो इसका यूज कर लेंगे। तो अब यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? ध्यान देना, पीडीटी। क्या मैंने बताया? पीडीटी। पी का मतलब होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम, जिसे हम लोग 1H1 लिखते हैं। डी का मतलब होता है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, जिसको हम लोग 1H2 लिखते हैं या फिर 1D1 लिखते हैं, सॉरी 1D2 लिखते हैं। फिर हमारा जो टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम का हम लोग क्या लिखते हैं? 1T3 लिखते हैं या फिर 1H3 लिखते हैं। हालांकि मैं देख लूं नीचे नहीं जा रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो समझो, ये हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। हालांकि एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 27। पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम का सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होता है 27 यानी 27 होता है। तो इसी तरीके से अपने अलग अलग आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, अब हाइड्रोजन के 3 हो गए, पीडीटी। अब इन तीनों का परसेंटेज अपने नेचर में अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अब देखो, तीनों हम यहां पे लिखा गया पीडीटी। इनमें देखो कि सबका एटॉमिक नंबर सेम है। क्या है? 1 है, 1 है, 1 है। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर 1 है और ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इनके मास में डिफरेंस है। एक का मास है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, मास डिफरेंट हो गया, तो उसे नाम दे दिया गया आइसोटोप्स। इसी तरीके से कार्बन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यही होता है ना। अब अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करोगे, इसको अरेंज करो ऐसे, 6 6 6 यानी 12 13 14।
ये कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। अब इन तीनों आइसोटोप्स का अपने नेचर में जो अबंडेंस होगा, परसेंटेज होगा, वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा। तो ये तुमको ध्यान देना है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेज एवरेज, मतलब ये क्या होता है? वेटेज एवरेज होता है किसका? एटम के मास का, जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। इसीलिए लिखा गया है मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग, मतलब जो हमारे नेचर में पाया जाता है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है। तो यानी इतना हमको पता चल गया कि एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका यूनिट क्या होता है? एमयू होता है। और किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, यूज करेंगे, अब इसको समझते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं बेटा। क्या जनरेट करेंगे? फॉर्मूला। एक एक चीज तुम लोगों का क्लियर कर दूंगा और आराम आराम से पढ़ेंगे। ये कंफर्म है कि समझ में आना ही है, फिक्स है, 200% फिक्स है। अगर तुम यहां से पढ़ रहे हो तो तुमको समझ में आएगा नहीं आएगा। कोई ताकत दुनिया का रोक नहीं सकता कि तुमको समझ में ना आए। एकदम कंफर्म है कि समझ में आएगा, एकदम आराम आराम से समझेंगे। और मैं यहाँ पे लिखता इसलिए चल रहा हूं क्योंकि तुम लोगों का नोट्स भी बनता है, ठीक है? तो नोट्स बनेगा तो प्रॉपर आराम रहेगा पढ़ने में, तो इसको ध्यान देना और आराम आराम से पढ़ो। इस बार मैंने उसी टॉपिक को हाथ लगाया है जिसमें लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसी को हाथ लगा दिया है। फिर इसी तरीके से धीरे धीरे चलेंगे। अभी जबरदस्त चैप्टर मिलेगा, इससे भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे आराम आराम से। क्या करना है सीखेंगे, एक एक टॉपिक क्या करना है। अब देखो समझते हैं जरा, ठीक है? एकदम आराम आराम से पढ़ते चलो। हाँ, अब देखो तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? ए मास के बारे में बात करते हैं ना, जिसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। अब देखो जरा ध्यान से समझना, तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो ए मास, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो, अब जैसे अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स है। किसी के 3 है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है मान लो। तो उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। तो फॉर्मूला जनरेट होगा M1 इंटू X1। देखो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, M1 इंटू X1 डिवाइडेड बाई 100, फिर प्लस। अब जरा ध्यान से समझना, M1 का मतलब है कि ये हमारा एक लिखा गया है। तो जैसे मान लो एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स है, तो जैसे मान लो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, तो अब जो हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप्स होगा ये उसका मास होगा, ये उसका मास होगा। और X1 क्या बताएगा? उसका नेचर में परसेंटेज यानी अबंडेंस को बताएगा। और हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज तो ऐसे ही निकलता है ना भाई साहब। अब प्लस लगा के अगर मैं लिखूं M2 इंटू X2 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा दूसरा वाला जो आइसोटोप्स होगा उसका मास होगा और उसका अबंडेंस होगा। फॉर्मूला एकदम आसान है। इसी तरीके से M3 इंटू X3 अगर मैं लिखूं डिवाइडेड कर दूं 100 से, तो यहां पर ये तीसरे वाले का हो जाएगा। तो इसी तरीके से चौथे के लिए भी लिख सकते हैं M4 X4, यहां पे इंटू का साइन रहेगा, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो अब अगर हम इसको ऐसे लिखें हैं पूरा तो क्या हो जाएगा? ए मास बराबर M1, सॉरी यहां पे क्या होगा? M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 प्लस M3 इंटू X3 प्लस M4 इंटू X4 और डिवाइडेड कर देंगे किससे? 100 से। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अगर ज्यादा आइसोटोप्स होंगे तो आगे बढ़ा लेंगे भाई साहब। मान लो किसी एलिमेंट के 5 आइसोटोप्स है तो यहाँ पे प्लस लगा के क्या लिखेंगे? M5X5। अगर किसी के 6 हैं तो आगे प्लस लगा के क्या बढ़ाएंगे? M6X6 बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से बढ़ जाएगा। अच्छा 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अपने को एवरेज चाहिए। तो यानी जो X1 X2 X3 X4 इनका जो आएगा तुम्हारा, इनका जो सम है वो 100 आना चाहिए। तो यहां पर इसी तरीके से काम चलता है।
तो देखो फॉर्मूला कितना आसान है, फॉर्मूला बना लोगे, एक बार देख लो क्लियर है कि नहीं है। हाँ बेटा, सारा चीज एक एक करके क्लियर है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। उसके बाद तुमको ये पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास कहाँ पे अप्लाई होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो देख लो एकदम आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लो और इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लो। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। अब जरा आगे चलते हैं। चलो, अब एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा एक तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले देखो यहाँ पे मैं कुछ बताता हूं। चलो, अब जरा मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, उसको ध्यान देना। यहां पर लिखेंगे जरा आइसोटोप्स। क्या लिखेंगे देखना, आइसोटोप्स, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, आइसोटोप्स के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, अबंडेंस इन नेचर, इन नेचर, और यहां पर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। अब देखो, तो यहां पर कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 को लेंगे, 6 6 6। चलो, अब जरा इनका नेचर और अबंडेंस लिखते हैं। ये 98.892 है, ये है 1.108 है, ये है 2 इंटू 10⁻⁻10, ये इनका नेचर में अबंडेंस है, परसेंटेज है, 10 हो जाएगा। इसका 12 है, ये किस में रहेगा, यू में रहेगा, स्मॉल यू या एएमयू में। यहां पर इसका 13.0335 और इसका आएगा 14.00317 आ जाएगा। देखो जरा समझते हैं इस प्रॉब्लम को, जरा डिस्कस करते हैं। अब देखो, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था जहां पे M1 हमारा क्या था, M1 हमारा क्या था, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, M2 मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स, M3 मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स। इसी तरीके से X1 क्या था, जो पहला आइसोटोप था उसका परसेंटेज, X2 क्या था, दूसरे वाले आइसोटोप्स का परसेंटेज, नेचर में अबंडेंस। क्लियर है। तो इसी तरीके से मैंने बताया, देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब यहाँ पे नेचर में हमारे कितना परसेंट कार्बन 12 वाला आइसोटोप्स पाया जाता है, तो 98.892% पाया जाता है। तो कार्बन 13 का कितना परसेंटेज होता है भाई साहब हमारे नेचर में, इतना होता है 1.108 होता है। और कार्बन 14 का कितना होता है, 2 इंटू 10 पावर में 10 होता है, माइनस के। अब इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। अब देखो, अब इनका हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे ए मास का। तो यहां पे ए मास का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो M1 क्या होगा, M1 और इसके बाद X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, यही होगा। इनके बीच में N2 का साइन रहेगा, नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तीन ही क्यों लगाए, क्योंकि यहां पर केवल 3 आइसोटोप्स है। तो चलो जरा इसको सॉल्व किया जाए। तो जब ए मास लिखेंगे तो क्या बनेगा, चलो अब यहां पर सॉल्व करते हैं। M1 हमारा क्या है, पहले वाले आइसोटोप्स का क्या है, मास है। तो पहले वाले आइसोटोप्स का मास कितना भाई साहब, 12 है। कितना है, 12 इंटू, अब इसका परसेंटेज कितना है नेचर में, 98.892, फिर प्लस का साइन लगा देना। M2 क्या है, सेकेंड वाले आइसोटोप्स का मास है, तो लिखो यहाँ पे 13.00335 इंटू का साइन लगा देना।
इसके बाद x2 का वैल्यू कहां से मिल जाएगा, यहां से मिलेगा। देखो अभी मैं समझाता हूं तुम लोगों को, अपने को कुछ करना नहीं है, अपने को तो वैल्यू दिया रहेगा, केवल कैलकुलेट करना रहेगा। तो यानी हमको क्या सीखना है यहाँ पे, ये सब याद वगैरह नहीं करना है, हमको ये सीखना है कि कैसे एवरेज एटॉमिक मास किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का कैसे निकालते हैं। क्लियर है। अब देखो ये हो गया, फिर M3 पे चलते हैं। तो M3 का वैल्यू यानी तीसरा वाला आइसोटोप्स का यहाँ पे है, तो यहाँ पर इसका मास लिखो 14,00317 इंटू का साइन लगाओ। इसके बाद क्या लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻10। तो अब यहां पर इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और जब टोटल ए मास निकालोगे सॉल्व करके तो वो करीब 12 पॉइंट करके आ जाएगा। कितना आएगा, 12 पॉइंट करके कुछ आता है। तो यानी ये क्या आता है, अब मान लो इसको सॉल्व करते हैं तो पूरी तरीके से 12 नहीं आता, 12 पॉइंट कुछ करके वैल्यू आता है। तो इससे हमको क्या पता चला, इन तीनों आइसोटोप्स में से इसी वाले का मास आया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे नेचर में ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए समझो कि नेचर में हमारे ज्यादा पाया जाता है। तो अगर हम एवरेज भी निकालेंगे तो इसी का आएगा। इसीलिए कार्बन का जो मास होता है वो 12 वाला हम लोग लिखते हैं, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। अब समझ में आया कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही क्यों होता है, 13 क्यों नहीं हो गया। क्योंकि भाई साहब 13 इसलिए नहीं होता क्योंकि नेचर में हमारे 13 वाले का परसेंटेज कम होता है। 14 क्यों नहीं हो गया, क्योंकि नेचर में हमारे परसेंटेज 14 वाले का भी कम होता है। तो हमारे नेचर में कार्बन 12 का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 होता है। अब समझे। तो यही रीजन था कि जब हम लोग लिखते थे बार बार कार्बन 6 तो ऊपर लिख देते थे 12। कोई क्यों नहीं लिखने गया 13 14, लिखते हैं आइसोटोप्स के केस में लिखते हैं, ऐसे नॉर्मली क्यों नहीं लिखने गया कोई, इसलिए नहीं लिखने गया क्योंकि पता है कि हमारे नेचर में कार्बन 12 का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो इसलिए यहां पर इसी का मास 12 होगा, इसी के अकॉर्डिंग। अब समझे। तो यही यहां पे फंडा चलता है। क्लियर। आगे चलते, एक न्यूमेरिकल और लगा के दिखाता हूं, एकदम क्लियर कर दूंगा तुम लोगों को, देखना जरा, आराम आराम से सॉल्व करेंगे चीजों को। एक बार देख लूं कब क्लियर है ना भाई साहब। हाँ ओके 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 चल रहा है। चलो अब एक प्रॉब्लम और लिखता हूं मैं, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स ऑफ बोरान। बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं बेटा, एक है B10 और एक है B11, ठीक है। तो M1 इसका दे रखा है 10, M2 इसका दे रखा है 11। क्लियर। परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, इसका अबंडेंस दे रखा है 20%, इसका दे रखा है 80%। तो हमको क्या निकालना है, ए मास निकालना है। क्या निकालना है, ए मास निकालना है। हाँ ए मास निकालना है हमको, ए मास। तो अब ए मास कैसे निकालेंगे, देखो जरा समझते हैं भाई साहब, आराम से देखो। अब फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे दो ही आइसोटोप्स केवल दिया गया है ना, तो कैसे निकालेंगे, लिखो ए मास। चलो तो यहां पर दो वाला फॉर्मूला बना लो ऐसे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई 100। चलो तो कैसे निकालेंगे, लिखते हैं। m1 मतलब पहले वाले का क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो पहले वाले का मास कितना है, पहले वाले का मास कितना है 10 है, तो 10 इंटू, अब यहाँ पे इसका नेचर में अबंडेंस कितना है 20 हो जाएगा, प्लस लगाओ m2 का कितना होगा यहाँ पे 80,
नहीं सॉरी, इसका मास कितना होगा 11, तो 11 इंटू 80। अब डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। तो यहाँ पर जब 10 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, जब 10 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट रुको मैं फटाफट इसको सॉल्व कर देता हूं, एक मिनट रुके रहो, है मेरे पास कुछ व्यवस्था, उससे मैं क्लियर कर देता हूं, आराम आराम से सॉल्व करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 10 का यानी 10 इंटू 20, तो तुम्हारा 200 यहां पे बनेगा, प्लस अब 11 यानी 880 डिवाइडेड बाई 100। अब एक काम करते हैं 880 प्लस 200 ना, इसको भी ऐड करते कितना आएगा 0, यहां से आ जाएगा 8, यहां से आ जाएगा 10, 1080 आ जाएगा। अब 1080 देखो 0 यहां से आ गया, यहां से 8, यहां से 10, तो अब यहां से 1080 डिवाइडेड बाई 100, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा टोटल फाइनल वैल्यू आ जाएगा, और जो आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं इसको भी देख ही लेता हूं, 1080 और इसको डिवाइड करते कितने से 100 से, 10.8 आएगा, कितना आएगा 10.8। अब समझे, तो जब बोरान का लिखते हैं 5 तो एटॉमिक मास लिखते हैं 10, तो क्यों 10 लिखते हैं, रीजन यही है। अब समझ में आया, आगे चलते हैं। देखो हालांकि ये मैंने बस अपने से बना दिया था, मतलब ये फॉर्मूला ये एक्चुअल में इतना होता नहीं है, यहाँ पे इतना देता नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। इसलिए तुम यहाँ देखोगे तो M2 वाले के यहाँ पे 11 है जिसका परसेंटेज ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 10.8 आ रहा है, तो बस थोड़ा सा फर्क है, नहीं 11 वाला आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए तुम 11 भी लिख सकते हो। अब एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया ना। एक तो मैंने एनसीईआरटी का वो उठाया था जो केवल समझाया गया था जिसके थ्रू, एक ये हो गया हमारा रेफरेंस बुक का एग्जांपल। अब जरा एक एनसीईआरटी का और प्रॉब्लम कर लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो भाई, एक बार ये क्लियर हो जाए। चलो अभी दिखाता हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दिया है। चलो प्रॉब्लम एनसीईआरटी, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज, ए मास के बारे में बात किया गया है, ऑफ क्लोरीन, किसका कैलकुलेट करना है, क्लोरीन का, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब यहां पे डेटा कितना दिया है इसके बारे में बात करते हैं। ये परसेंटेज दिया है नेचुरल अबंडेंस, और यहां पे क्या रहेगा, यहां पर रहेगा मोलर मास। यहां पर गिवन है, तो यहां पर क्लोरीन है 35, इसका नेचर में 75.77 है, क्लियर, और यहां पर है ये 34.9689। अब
दूसरा है 37, 24.23, 36 दशमलव यानी 0.9659। अब देखो इसमें तुमको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 होता है, दूसरा क्लोरीन 37 होता है। तो यहाँ पर दोनों दिया है। अब यहाँ पर नेचुरल अबंडेंस मतलब नेचर में कितना ये पाया जाता है ये गिवन है, और यहाँ पर इसका मोलर मास गिवन है। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ए मास कैसे निकलेगा भाई साहब, दो वाला बनाएंगे, m1 x1 प्लस m2, यहां पे क्या होगा m2 x2 डिवाइडेड बाई 100, दो ही बनाएंगे ना क्योंकि दो ही वाला है। तो चलो निकालते हैं। तो ए मास कितना होगा, तो पहले m1 कितना दिया है, 35 वाला है, तो यहां पे 75.77 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 34.9689, प्लस का साइन लगाओ। फिर दूसरा m2 क्या है 37 इंटू इसका लिखो 36.9659 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लेना। अब इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। इसको सॉल्व करने में फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है एकदम आसान भाषा में एवरेज एटॉमिक मास को समझाने का। अब इससे आसान क्या ही हो सकता है दुनिया में, अगर अब नहीं समझ में आया तो फिर जिंदगी बेकार है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग आगे चलते हैं, मोलर मास के ऊपर डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिस्कस करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे सब को डिस्कस करेंगे। तो जरा इसको नोट कर लो। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जरा अब इसको इरेज करते हैं। इसी तरीके से देखो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो अगर कोई चीज अगर आराम आराम से पढ़ा जाए समझ समझ के तो हो सकता है। तो मैंने एक होमवर्क दिया था तुम लोगों को। उस दिन मैंने बताया था कि 1 से 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए विद सिंबल यानी प्रतीक के साथ में, और साथ में उसका एटॉमिक नंबर, और साथ में उसका एटॉमिक मास। ये तीन चीज याद होना चाहिए। और मैंने उस दिन 1 से 30 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और साथ में मास भी लिखा था, जिसमें से 4-5 एलिमेंट का मैंने नहीं लिखा था। मैंने बोला था वो होमवर्क है, तुम लोग घर से अपना कर लेना, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है तुम लोगों का, होमवर्क नहीं करते हो समस्या हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से तुम लोगों को रिकॉल करा देता हूं। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मोलर मास। तो सबसे पहले फिर से देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जरा इनके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। 1 2 3 4 यानी 5 6 7 8 9, ठीक है। 18 17 16 15 14 13 12, इसके बाद यहाँ पे 11 10 19 20 21 22 23 24 25 30 29 28 27 26, ये इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया। क्लियर। अब जरा इनके एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे 1, हीलियम का क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 यानी 6 8 10 12 14 16 18। तो यहाँ पे क्या होगा 40 35.5 32 30, यहाँ पे कितना 28 26 24 23, मैंने बताया था सोडियम का 23 लिखेंगे, 10 का 20, यहाँ पे 38 40 भी हो सकता है 40 21 दूना के 42
44, 46, यहाँ पे 48, 48, 50, 60। तो इसी तरीके से तुम लोगों को लिखना था। तो मेरे हिसाब से मैंने बताया था कि इसको तो कम से कम तुम लोग याद ही रखना। जब याद रहेगा ये तब मोलर मास निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को याद होगा, मैंने रिकॉल करा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने मोलर मास वाले टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, एक बार देख लूं ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। इसको याद रखना, कहीं घर में दीवार वगैरह पे क्या करो, चिपका दो एक कागज पर लिख करके, नहीं तो अपने मम्मी पापा के पीठ पे लगा दो। ऐसे जहां जहां वो जाएंगे पीछे पीछे जाते रहना, दिखते रहेगा। क्योंकि उनके सामने तो एटलीस्ट तुम लोग पढ़ ही लोगे, अब ऐसे तो नहीं पढ़ते हो, सबको पता है। आगे चलते हैं। मोलर मास हेडिंग लगाना जरा अपने कॉपी में। मोलर मास, अच्छा मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, हिंदी में उसको अणुभार कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट भी इसी को कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो ये कैसे निकाला जाता है, अब इसको ऊपर डिस्कस करते हैं। और देखो अब ध्यान से बात सुनो। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा ठीक है, सब सही था, सब बढ़िया था। जब हम लोग क्या करेंगे, मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो अब तुम यहां से ये दिमाग में बैठा लो, दुनिया में कभी भी कहीं भी रहोगे, अगर तुम फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोई भी केमिस्ट्री पढ़ते हो और कभी भी पढ़ते हो, चाहे 9th में हो या 11th में हो, या हालांकि हम लोग 11th का पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 10th, 12th, 11th, कुछ भी, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कोई भी नीट, जेई, आईआईटी, जो भी एग्जाम, एटलीस्ट तुमको ये निकालने तो आना चाहिए। अगर तुम ये नहीं निकाल सकते तो कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं लगा सकते हो, इसको तो ध्यान में बैठा ही लेना। और ये बहुत लोगों को निकालने नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आराम आराम से निकालेंगे, सीखेंगे, निकालने आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे तुमको कोई कंपाउंड देगा, तो कंपाउंड में हमारे एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट का मास लिख करके बस ऐड करना है। और यही नहीं करने आता है हमको, ऐड करना है। क्लियर है, एलिमेंट का मास लिख करके क्या करना है, ऐड करना है। और अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है तो उतने में उसके मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया आंसर। और लास्ट में जब वैल्यू लिखेंगे तो उसके आगे क्या लिख देंगे, AMU, या फिर वो नहीं लिख सकते तो स्मॉल यू लिख देना, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्लियर है, चलो चलते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब सब चीज मैंने बता दी है, आराम आराम से सीखेंगे। मैं सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा से स्टार्ट करूंगा। जल ही जीवन है, ये सबको पता होगा, तो हम लोग पानी से ही डिस्कस करेंगे। कल को हमको पानी का अणुभार निकालने के लिए बोल दिया, मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे निकालेंगे। अब मैंने बताया था कि जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार होगा उतने में उसके मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालने का तरीका क्या होगा, हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है। क्लियर है, देखो 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन 2 बार हो गया। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई साहब, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस का साइन लगा देना। ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 बार, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। अब मैं तुमको दिखाता हूं, ये हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 1, और ये ऑक्सीजन है यहाँ पर 8, यहाँ पर 16। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या था, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला था इनको निकालने का। देखो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यही तो मैंने किया है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो वैल्यू कितना आएगा, 18 आ जाएगा। देखो कैसे, 2 लिखो इंटू, अब ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 है, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना, सॉरी
हाइड्रोजन का मास 1 हो गया। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है। तो टोटल जब ऐड करोगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे 2 ही आ जाएगा, फिर 16 में 2 जोड़ दो तो 18 AMU या फिर 18 U आएगा। देखो, तो यानी पानी का जो अणु भार होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो कितना होता है भाई साहब 18 होता है। पानी का अणु भार यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, 18 होता है, 18 होता है, 18 होता है। जिसको हम लोग रटते थे, आज उसको हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो पानी का मास 18, पानी का अणु भार 18, ठीक है। देख लो सामने रिजल्ट तुम्हारे सामने। तो निकालने का यही तरीका होता है। चलो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक चीज को। चलो अब देखो, अभी आराम आराम से कर रहे हैं, फिर फास्ट में निकालेंगे, स्पीड में चलेंगे जब सीख लेंगे एक आक और। चलो NH3 का निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, अब हाइड्रोजन 3 बार आ गया तो 3 इंटू मास ऑफ नाइट क्या है हाइड्रोजन। ऐसे अगर किसी को नहीं आता निकालने तो ऐसे ऐसे पहले लिखा करो, ऐसे लिख लोगे तो तुमको निकालने में आसान रहेगा। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है और यहाँ पे 1 होता है, यही होता है ना। तो नीचे वाला तो एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन ऊपर वाला क्या होता है, मास होता है। तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14, हाइड्रोजन है 3 बार, 3 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 14 3 17 AMU या U। तो यानी इसके केस में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मान लो कल को हमको कोई बोला N2O5 का निकालने के लिए, इसको अमोनिया कहते हैं और इसके पहले वाला क्या था, पानी था। इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्या है कि कभी कभी नाम वगैरह भी लेकर के आ जाता है, एक दिन मैं फॉर्मूला बनाना तुम लोगों को सिखा दूंगा। या इसी को डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका अगर मान लो निकालना रहे तो नाइट्रोजन कितने बार है 2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन, 2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 5 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, यही करना होता है। तो अब 2 है, नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन 7 है 14 है, ऑक्सीजन 8 है 16 है, यही है ना। तो अब 14 हो गया प्लस ऑक्सीजन 5 बार है तो 5 गुणे 16। तो अब 14 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 28। अब 16 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 80 आ जाएगा। ऐड कर दो कितना आ जाएगा 28 और 80, 80 28, यही है ना। हाँ यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 10, 108 AMU या U आ जाएगा। देखो तो किस तरीके से हम लोग आसान भाषा में निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आसान तरीका सीख सकते हैं, यही है निकालने का। देख लो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास को निकाला करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगर कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिससे तुम लोगों का मॉलिक्यूलर मास न निकल पाता हो तो कमेंट में लिख देना, भेज देना हमको। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, उस पर भेज देना, उस पर नोट्स वगैरह पड़ा है, PDF पड़ा है, उसको वहां से उठा लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जब करोगे तब ना। चलो आगे चलते हैं, पहले सीख लें उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगा और क्या। जैसे मान लो ग्लूकोज है,
अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, यही है ना, ये ग्लूकोज है। अब पता चला हमको ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है, किसका? ग्लूकोज का। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर कार्बन कितने बार है? 6 बार है। अब देखो हालांकि बहुत बार देता है, बहुत बार नहीं देता है, तो 6 का कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होगा? एक ही होगा। ऑक्सीजन है तो 8 का 16 होता है। ये इसका मास हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 6 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस फिर क्या लिखेंगे? 6 गुणे मास ऑफ ऑक्सीजन। बस अगर तुमको ये लाइन लिखने आ गया ना तो तुम निकाल सकते हो, बस ये लाइन लिखने आना चाहिए, इसके बाद तुम कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकते। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो जरा यहां पे वैल्यू रखते हैं। तो 6 गुणे कार्बन का 12, 12 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 18, कितना आ जाएगा? 180 यू। कैसे 180 यू आ गया देखते हैं। 12 छक कितना हो जाएगा? 72 प्लस यहां पर तो 12 ही आ जाएगा प्लस 18 108 108 हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं जरा, तो देखते हैं 108 यहां पे 108 72 12 8 2 10, यहां पर कितना हो जाएगा? 8 2 10 2 12, तो यहां पर हो जाएगा 2 और 7, यहां पर 8 2 10 2 12, तो यहां पर 2 हो गया, 1 आ गया, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। और यहां पे क्या जगह? 192। क्या बात है, 192 आ रहा है भाई साहब ग्लूकोज का। 192 आ रहा है, तो 192 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से निकालते हैं। यू को ऐसा बनाना कि यू दिखे 4 न दिखे, इसलिए मैंने इसको इरेज करके ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब चलो तुम्हारे कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में तो वैसे यार आराम एकदम मतलब आसान आसान देता है। चलो 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 चलो, एनसीईआरटी यहाँ पे आपका दिया है, ओहो एकदम आसान दिया है। H2O दिया है प्लस CO2 दिया है और CH4 दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर 180 नहीं आएगा यार हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन गलत लिखा गया है। यहाँ पर कितना आएगा? 180, जो मैंने पहली बार में लिखा था वही सही है। कैसे तुम लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर देख लो किस तरीके से आता है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, रुकना 1 मिनट जरा, तो अच्छा यह समस्या है, यहाँ पर 18 लिखा गया है यार। देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, 18 क्यों लिख दिए भाई साहब? बहुत बड़ा गुनाह हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 16 और 16 का 6 का 96। अब ऐड करते हैं, यह मामला है। देखो यही गलती मत करना, नहीं तो समस्या हो जाएगा। तो 96 प्लस 12 प्लस 72, अब ऐड कर देना, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो जैसे वाटर का निकाला था अभी हम लोगों ने, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन 2 बार है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। तो 12 प्लस 16 दूना के 32, तो 32 हो गया। अब 32 में देखो 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 2 2 4 3 1 4। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आएगा? 44 आएगा। मीथेन का कितना आएगा? कार्बन का 12, 1 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, यानी 16 हो जाएगा।
देखो इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से चीजों को निकालते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक और देखता हूं। इसी तरीके से तुम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? मोलर मास निकाल सकते हो। देखो ग्लूकोज वगैरह का याद रखना, ग्लूकोज का 180 होता है जो भी हम लोगों ने निकाला था। तो हालांकि तुमको किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, बस मास याद होना चाहिए। अब फार्मूला तो वो देगा ही, अगर फार्मूला नहीं देता है तो कंपाउंड का नाम दे देगा, तो नाम दे देगा तो तुमको देखो फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो सुक्रोज का निकालते हैं। सुक्रोज मतलब समझते हो? सुक्रोज, सुक्रोज मतलब होता है चीनी। अब चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, C11H22O11। तो कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 342 AMU। चीनी का कितना आएगा? 342 AMU। देखो अब मान लो जैसे 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर दो तो 144 आ जाएगा, फिर उस पर 12 ऐड कर देना, फिर 16 का 11 मल्टीप्लाई करो, पूरा ऐड कर दो तो 342 आ जाएगा। अब जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड निकाल रहे हो तो H2SO4 होता है। अब H2SO4 में 2 इंटू 1 हो जाएगा, सल्फर का कितना हो जाएगा भाई साहब? 32 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ही 16 होता है, तो 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा क्या? देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 32 2 कितना हो जाएगा? 34, और 16 चौक के 64, 34 और 64 कितना आ जाएगा? 4 4 8 36 9, 98 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। किसी का भी निकालो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी निकाल दो। चलो जैसे मान लो NaCl है, NaCl है, बस अपने को मास पता होना चाहिए। सोडियम का कितना होता है? 23, क्लोरीन का 35.5, तो जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा देना, फिर 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5, स्मॉल u 58.5 यानी 58.5 आ जाएगा। अब जैसे मान लो HCl का निकालना है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1, फिर यहाँ पे 35.5 तो 36.5 आ जाएगा, किसका? इसका आ जाएगा, HCl का आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को निकालते हैं, इस तरीके से चीजों को निकालते हैं। मान लो कल को हमको दे दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो 16 दूना के 32 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ दो कितना आ गया? 34 हो गया, 34 हो गया। देख लो इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अब जैसे मान लो कल को हमको दे दिया सोडियम सल्फेट का, किसका? सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2SO4। तो अब Na2SO4 का निकालेंगे तो सोडियम 2 बार है तो 2 गुणे सोडियम का 23 होता है, सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 इंटू कितना हो जाएगा? 16, तो 23 दूना का कितना हो जाएगा? 3 दूना के यानी 23 दूना के 46 46 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, 16 चौक के 64 हो जाएगा, जोड़ दो 32 64 और 46 कितना आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 64, यहाँ पर हो जाएगा 32, यहाँ पर हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 6 6 12 हो जाएगा, 12 1 36 9 9 4 13 1 15, 152 आ जाएगा, 152 स्मॉल u लगा देना। देखो ऐसे निकालते हैं चीजों को, ये निकालने का तरीका होता है, बस ऐसे ही निकालते हैं। तो किसी कंपाउंड का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल सकते हो, लेकिन बशर्ते तुमको लिखने आना चाहिए। जो मैंने शुरू में लाइन 2-3 लाइन बताया था, पहले 2-3 बार तो मैंने खुद तुमको लिख करके दिखाया था, तो अगर वो लिखने आ गया तो मोलर मास निकाल सकते हैं। चलो मैं तुम लोगों को एकदम सबसे खतरनाक वाला एग्जांपल करा देता हूं, इसके बाद कुछ नहीं है, समझ लो। अगर तुम ये निकाल लिए तो सब निकाल लिए। आओ चलते हैं। देखो फिटकरी का नाम सुने हो? फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यही होता है ना। चलो देखो कैसे निकालते हैं।
आप ध्यान से समझना, इसको निकालने का तरीका क्या होगा। ये फिटकरी है, इसको पोटास एलम या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। तो पोटेशियम 2 बार है, तो पोटेशियम का बताया था कि 19 गुना के 38 भी रख सकते हो, 40 भी रख सकते हो। चलो 40 रख देते हैं, तो 2 × 40। सल्फर कितने बार है? 16, एक बार है। तो सल्फर का मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन कितने बार है? 4 बार है, 4 × 16 प्लस एल्यूमिनियम कितने बार है? 2 बार है। 2 × कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम 2 × कितना हो जाएगा? तो 2 × हो जाएगा, एल्यूमिनियम का होता है 26, तो 26 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे 3 बार लिखा है, तो यहाँ पे लिखो 3 × अब SO4 का वैल्यू कितना निकालोगे? तो अगर तुम मान लो SO4 का निकालते, अगर तुम SO4 का निकालते तो सल्फर का कितना हो जाता? सल्फर का हो जाता तुम्हारा 32 प्लस 4 × 16, तो 16 चौके 64, 64 प्लस 32 ऐड कर दें कितना आएगा? 4 2 6 36 9 96 आ जाएगा। अगर तुम H2SO4 का निकाले होते तो 98 आ जाता, तो तुम्हारा इसका कितना आ गया? 96 आ गया प्लस। आगे चलो, अब प्लस का साइन लगा दिए। वाटर कितने बार है? 24 बार है, तो 24 × कितना हो जाएगा? 24 × तुम्हारा हो जाएगा 18, क्योंकि वाटर का मास अभी हम लोग निकाले थे, मोलर मास कितना आया था? 18 आया था। अब बस तुमको क्या करना है? इतने को ऐड कर देना है। अगर तुम इतना ऐड कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आओ थोड़ा मोड़ा देखते हैं क्या होता है। 40 का क्या हो जाएगा? 80 प्लस अब 32 4 कितना हो जाएगा यार? 36। तो देखो यहां पर फिर पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौके 64, और 64 और 32 कितना होगा? 96। यहां देखो 16 64 यानी 32, 96 हो जाएगा। 96 हो गया। अब यहां तक सॉल्व हो गया। यहां पे चलते हैं, 26 का 2 में मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं यार, कैलकुलेटर वगैरह तो है नहीं, क्या करेंगे। 2 यानी 2 6 का 12, मैथ थोड़ा हमारा कमजोर है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1, 2 दूना के 4 1 5, 52 हो जाएगा भाई साहब, 52। आगे चलते हैं, 26 दूना के 52 होता है। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया। अब प्लस का साइन लगा दो। छान का 96 का 3 में मल्टीप्लाई करना है यार, करते हैं। जब इतना कर दिए तो ये भी कर ही लेंगे। 3 6 का 3 18 1 27 1 28, 288 आ गया। क्या बात है। 24 का 18 में मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास है सिस्टम, उसी से कर देते हैं। मोबाइल नहीं है, ये बड़ा काम का चीज है। अरे यार, हाँ 24 × 18। तुम लोग कैलकुलेटर और मोबाइल वगैरह का यूज मत करना, खोपड़ी का यूज करोगे सही रहेगा, दिमाग तेज बनेगा, ठीक है। हमारा दिमाग तो वैसे ही कमजोर है। 432। अब इसको ऐड करना है, ऐड कर देते हैं यार, ये भी ऐड कर ही देते हैं। जब इतना कर दिए तो सब कर देते हैं भाई साहब। चलो 80 96 52 288 4 3 2 खल्लास 9 4 8 AMU या स्मॉल यू। देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने है, देख लो एक बार, देख लो यार, दिख रहा है ना कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, देख लो। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो बस अपने को क्या करना है, तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका पता है तो समझ लो हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? आगे चला जाए। चलो तो अब तुम लोग अपना जो भी बुक उठाना उसमें से कंपाउंड लेना, कंपाउंड का मास लिखना, उसको ऐड कर देना। अगर कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मास लिखना, फिर ऐड कर देना। अगर एलिमेंट एक से ज्यादा बार होगा तो उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देना। बस तुमको इतना ही करना है। अगर तुम इतना कर पा रहे होगे तो फिर समझ लो बल्ले बल्ले है, मतलब तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। इसलिए मैंने सबसे बड़ा वाला करवा दिया। चलो आगे चलते हैं। अब अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं,
फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, ये अपना लास्ट टॉपिक आज का। फॉर्मूला मास को एफएम कहते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, पहली बात अगर हम फार्मूला मास के बारे में बात करें तो फार्मूला मास में हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। किसमें बारे में? आयनिक कंपाउंड में। अब जैसे आयनिक कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूलर नहीं होता है। अभी तक जैसे मान लो लिखूं मैं पानी H2O, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2SO4, H2O2, ये सब देख रहे हो, ये सब हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्या है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2 प्लस O2 मिल के बिना बना दिया वाटर, तो H2 क्या है? मॉलिक्यूल है, और O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, और यहां पर क्या बन गया? मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गया। अब समझे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल ही हैं। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलकर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन फार्मूला मास में तो हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होते हैं। कैसे, जरा समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अब देखो, तुमको इतना क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, तो अब आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयन से मिलकर बने होते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड है तो ये आयन से मिलकर बना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl। अब NaCl जो होता है इसमें Na+ के फॉर्म में होता है, Cl- के फॉर्म में होता है, और ये इनसे मिलकर के बना होता है। ये हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड, NaCl। यानी ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं, सच एज केटायन और एनायन। आयन 2 टाइप्स के होते हैं, एक केटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। केटायन कब बनेगा? जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एनायन कब बनेगा? जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड हो गया। अब इस आयनिक कंपाउंड में होता क्या है कि जैसे मान लो सोडियम केटायन है, तो सोडियम केटायन को 6 क्लोराइड आयन कुछ इस तरीके से घेरे होते हैं। यहां पे इस तरीके से, इस तरीके से घेरे होते हैं। इसी तरीके से क्लोराइड आयन, इसी तरीके से क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरे होते हैं ऐसे। तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड को रॉक साल्ट कहते हैं, या इसी को टेबल साल्ट कहते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के कंपाउंड का जो मास होता है कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे केवल तुमको क्या मिलेंगे? सिंगल फॉर्म में मिलेंगे। NaCl तुम ऐसे लिखोगे, यहां पर 23 प्लस 35.5 58.5, बस तुम्हारा निकल गया। जैसे KCl है तो पोटेशियम का 40, क्लोरीन का 35.5, बस इसको ऐड कर दोगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं यार चीजों को आयनिक कंपाउंड में। मतलब इसमें तुमको केवल सिंगल सिंगल एलिमेंट मिलेंगे। अब जैसे H2O में क्या था? मॉलिक्यूलर कंपाउंड था, तो उसमें क्या था? जैसे हाइड्रोजन 2 बार आ गया, ऑक्सीजन 1 बार आ गया। H2O2 में ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, दोनों आ गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बने, ये आयन से मिलकर बने हैं। तो इन कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, आयन होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में तुमको सिंगल मिलेंगे। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं
केवल उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास लिख के जोड़ देना होता है, तो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फार्मूला मास हो गया, इसी को फार्मूला मास कहते हैं। तो मैं दिखाता हूं किस तरीके से आयनिक कंपाउंड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। देखो ये NaCl है, सोडियम को एक बार देख लो क्लियर दिख रहा है कि नहीं यार। हाँ देखो यार, ये देखो, ये देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से क्या होता है, घिरे होते हैं आपस में। एक Na+ को 6Cl- घेरा रहेगा और एक Cl- को 6Na+ इस तरीके से घेरा रहेगा। तो ये इसमें कहानी चलता है। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मैं ऐसे ही निकालते हैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, 3 टॉपिक को डिस्कस किया, एकदम अच्छे से डिस्कस किया। कौन कौन टॉपिक था भाई साहब? एवरेज एटॉमिक मास सर निकालना सीख गए, मोलर मास निकालना सीख गए, फार्मूला मास निकालना सीख गए। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, तरीका वही है निकालने का। बस आयनिक कंपाउंड में कोई ज्यादा बाई प्रेजेंट नहीं रहेगा, तुरंत लिखे बना दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। अब ऐसे अगर सोडियम सल्फेट की बात करेंगे, कभी किसी के दिमाग में चल सकता है, तो सोडियम अगर सल्फेट की बात करेंगे Na2SO4, तो ये क्या है, अब ये इतना हिस्सा अगर इसको तोड़ोगे तो 2Na+ और SO4- 2 में टूटेगा। तो अब ये तो आयनिक हो गया, लेकिन सल्फेट के अंदर तो भाई कोवैलेंट वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, अब 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन के मास में। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको कॉपी में नोट करो, लिखो, पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।